हाँ जी, तो हम लोग सॉलिड्स पढ़ रहे थे ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। देखिए, इसमें कल हम लोगों ने भाई स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिफाइन किया था ना। तो एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रेस में हमने तीन तरह के स्ट्रेस पढ़े थे। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी दो तरह का होता था, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल में क्या होता था, अगर बॉडी को ऐसा स्ट्रेस लगाया जाए बॉडी के ऊपर कि उसकी लेंथ में इंक्रीज कर दे, वो कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हम ऐसा फोर्स लगाएं कि उसमें दोनों तरफ से फोर्स लगाया आपने और इसको इकट्ठा कर दिया, कम कर दिया, तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कौन सा होता था, जब किसी फ्लूइड के अंदर कोई बॉडी रखी जाती है और उस पर चारों तरफ से प्रेशर लगता है, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और शियरिंग स्ट्रेस क्या होता था, अगर एक किसी बॉडी का आपने एक हिस्सा फिक्स करके दूसरे हिस्से पर फोर्स लगाया सो दैट नीचे वाला हिस्सा ना फिसले, ऊपर वाला आगे खिसक जाए, सो वो कहलाता था शेयरिंग स्ट्रेस। इनके कॉरेस्पॉन्ड हमने स्ट्रेन्स पढ़ी थी। पहली आती थी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था भाई, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लीनियर की बात करें, मान लीजिए जिसके अंदर लेंथ में चेंज हो रहा हो, सो दैट इज व्हाट, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल एल अपॉन एल। एक वॉल्यूम स्ट्रेन होगा, डेल वी अपॉन वी। फिर एक शेयरिंग स्ट्रेन होगा, डेल्टा एक्स अपॉन एल, वो हमने कैलकुलेट किया था फिर, जो टेन थीटा के इक्वल आ रहा था। इसके बाद हमने मॉडुलाई पढ़े थे तीन। पहला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कहाँ काम आता था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस कहाँ पे था, बल्क मॉडुलस हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। इसके बाद तीसरा होता था मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको क्या बोलते थे, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, ये तीन बातें हमने कैलकुलेट करी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था पॉइसंस रेशियो। पॉइसंस रेशियो दो स्ट्रेन्स का रेशियो था, जो एक होती थी लेटरल स्ट्रेन, जो डायमीटर की स्ट्रेन होती है, और एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो लेंथ की स्ट्रेन होती है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद देखिएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, देखिए सबसे पहले आप इमेजिन करिए कि एक वायर को हमने हमने किसी छत से लटका रखा है सपोज, और उस पर हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने हल्का लोड लगाया तो उसके अंदर स्ट्रेन आएगा, थोड़ा लोड चेंज करा तो स्ट्रेन थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये ग्राफ आएगा बिल्कुल स्ट्रेट, यानी यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बदल रहे हैं, और यहाँ पे हुक्स लॉ का पालन हो रहा है। फिर धीरे धीरे आपने लोड को बढ़ाया तो ये जो कर्व था ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये लीनियर नहीं रहा, इसके अंदर थोड़ा सा कर्वेचर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन अब आपस में प्रोपोर्शनल नहीं। हो सकता है ज्यादा स्ट्रेस से कम स्ट्रेन पैदा हो, या कम स्ट्रेन के वजह से ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़े। इसके बाद आपने थोड़ा फोर्स और बढ़ाया से पॉइंट सी तक, इसमें भी क्या हुआ, स्ट्रेन और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल नहीं थे। मतलब अगर आप इसको सी तक लाकर छोड़ दें तो ये बी तक वापस आने के बाद ए तक लौट जाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ चेंज हो चुका होगा। फिर आपने और फोर्स बढ़ाया इसके अंदर, अब यहां पे एक पॉइंट पहुंच गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ का, इसको हम बोलते हैं सिग्मा यू। दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये बेसिकली कह सकते हैं कि कोई तार टूटने से पहले जितना मैक्सिमम टेंशन सहन कर सकता हो, वो है ये सिग्मा यू जिसको हम बोल रहे हैं। अब यहां के बाद जब आप तार को और खींचेंगे ना, अब क्या होगा, तार के अंदर चाहे लोड बहुत कम हो, स्ट्रेन उसके अंदर एकदम से ज्यादा हो जाए, यानी ये थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ जाएगा पॉइंट ई तक, और ये वाला जो पॉइंट आएगा दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्चर पॉइंट।
तो इससे क्या पता चला भाई, जब आप एक तार को खींचते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेन है ना, वो लीनियर चेंज हो जाती है, लीनियर से चेंज हो जाती है। शुरुआत में लीनियर रहती है ए तक, उसके बाद थोड़ी कर्व बदलती है, उसके बाद तो बिल्कुल चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर जब सी तक ले जाते हैं ना इसको, तो इसके अंदर एक परमानेंट सेट या स्ट्रेन आ जाती है विच इज लेस देन 1%। दिस इज द स्ट्रेन क्या परमानेंट सेट। ठीक है। अच्छा, ये जो डी से ई तक का गैप होगा ना, ये आपको बताएगा कि तार कितना और खींच सकता है। अगर डी से ई तक का गैप बहुत कम हुआ, इसका मतलब एकदम से टूट जाएगा। ऐसे मटेरियल कहलाते हैं ब्रिटल मटेरियल्स, जो एकदम से टूट जाते हैं। और अगर डी से ई तक का गैप बहुत ज्यादा हुआ, तो हम कहलाएंगे कि ये कैसा है, डक्टाइल है, ये खींचा जा सकता है। ठीक है। तो देखिएगा पहले ओ से ए तक क्या हो रहा है भाई, हुक्स लॉ यहाँ पे पूरी तरह से वेरीफाई हो रहा है। सो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। अच्छा, ए से बी तक या ए से सी तक क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, हुक्स लॉ इज वायलेटेड या हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पर छोड़ेंगे, तो उसके अंदर हल्की सी स्ट्रेन आ चुकी होगी। तो हम कह सकते हैं, इफ द वायर is stretched till C and then released, then there will be a permanent set, there will be a permanent set in the wire। यानी इसके अंदर स्ट्रेन में कुछ चेंज हो चुका होगा। इसके बाद सी से डी तक क्या हो रहा है भाई, स्ट्रेन इज लार्ज, स्ट्रेन इज लार्ज फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस इज लार्ज, हाँ, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ स्ट्रेस। आप चाहे स्ट्रेस कम लगाएं, स्ट्रेन फिर भी ज्यादा हो जाती है। और इस केस में जो मटेरियल था ना, वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इन द मटेरियल और द वायर गेट्स थिनर एंड थिनर। अब डी से ई तक क्या होगा, डी से ई तक आपको पता चलेगा कि मटेरियल कैसा है। मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड, मटेरियल इज कैरेक्टराइज्ड एज ब्रिटल और डक्टाइल। ठीक है। अब इसमें जो डी पॉइंट था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सिग्मा यू, इसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है या मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई भी तार बिना टूटे सहन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक वायर को लटकाया ऊपर से, और उसके ऊपर हमने कहा कि भाई एक बंदर लटक जाए उसके ऊपर, तो बंदर उस पर लटका हुआ है, धीरे धीरे वो रस्सी पतली होती जा रही है। एक वक्त आएगा जब वो रस्सी टूट जाएगी। तो जो टूटने से पहले तक मैक्सिमम उसने टेंशन पैदा किया होगा, टेंशन रखा होगा, वो है ये सिग्मा ई। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बार को आप खींचते जा रहे हो, वो टूट नहीं रहा है, पतला होता जा, ऐसा भी हो जाता है कई बार, है ना। चलिए नोट।
ultimate tensile strength. हो गया भाई? इसमें ये जो है लास्ट वाला, इसको लिख लीजिएगा. दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस that a material can bear. This is the maximum stress that a material can bear. This is the maximum stress that a material can bear before breaking. Before breaking. अच्छा, कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, वो ऐसा नहीं होता, बल्कि बहुत डिफरेंट होता है वो. मतलब उसमें आप किसी मटेरियल को कितना भी टाइम खींच लो, वो टूटता ही नहीं है. दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट a material can bear before breaking. तो ऐसे कुछ मटेरियल्स हैं जो अपनी लंबाई के सेवरल टाइम्स तक खींचे जा सकते हैं. मतलब वो बहुत लंबाई खींचने के बाद टूटते हैं, जैसे रबर. और एक होता है टिश्यू ऑफ एओर्टा. एक टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर है जो ब्लड सर्कुलेट कराता है, ऐसा है ना. तो वो ऐसा टिश्यू है जो अपनी लंबाई से, मतलब मैक्सिमम टाइम तक खींचा जा सकता है, वो टूटता नहीं है. तो आप इसको लिख लीजिएगा. उन मटेरियल्स को बोलते हैं इलास्टोमर्स. 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 इसका डेफिनेशन लिखिएगा. The materials which can be elastically, the materials which can be elastically stretched, the materials which can be elastically stretched to large values of strains, to large values of strain, elastically stretched to large values of strain are called elastomers. The materials which can be elastically stretched to large values of strain are called elastomers. These materials can be stretched. These materials can be stretched up to several times, up to several times their original length. Their original length. These materials can be stretched up to several times to their original lengths. For example, rubber, rubber and tissue of aorta. Blood, rubber and tissue of aorta. Hooke's law is not valid. Hooke's law is not valid in such materials. Hooke's law is not valid in such materials.
देखिए, इसमें अगर आप ग्राफ बनाए ना स्ट्रेस और स्ट्रेन का, वो ऐसे बनती है। इसमें हुक्स लॉ का पालन नहीं होता है। हो गया भाई। देखिए भाई, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। अगर आपने किसी वायर को खींचा है तो उसके अंदर एक टेंडेंसी है जो उसको वापस लाना चाहती है अपनी ओरिजिनल शेप में, तो वो कहलाता है उसका रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो उसके अंदर एक टर्म आएगा फोर्स कांस्टेंट, वो हम डिफाइन करेंगे एक बार। तो देखिएगा, ये कोई वायर है सपोज, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल, और इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और ये था थोड़ा स्ट्रेच हो गया इसमें, अब इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ एफ आर, और इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो साथ ही साथ इसके जो मॉलिक्यूल्स रहे होंगे ना, उनके बीच में भी तो चेंज हुआ होगा। मैंने कहा स्टार्टिंग में दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी थी सपोज कितनी, एक्स नॉट। ठीक है। अभी क्या हुआ, इसके बीच की दूरी कुछ चेंज हो गई है, इसको मैं कह रहा हूं ये हो गई है सपोज एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, थोड़ी सी चेंज इसमें ज्यादा हो गया। तो अब ये देखेंगे सबसे पहले, ये सारे जो चेंजेस हुए होंगे ना, वो डेल्टा एल के बराबर हुए होंगे। डेल्टा एक्स जितने भी इसके अंदर होंगे वो सारे मिला के डेल्टा एल बनाएंगे। तो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, द रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज एक्स, एक्स कह लीजिए डेल्टा एक्स कह लीजिए, माइनस ऑफ डेल्टा एक्स। तो एफ आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। अच्छा, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये अपोज करता है अपने खींचने का। तो बेसिकली यहां से के का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ आर अपॉन डेल्टा एक्स, इक्वेशन नंबर 1। राइट। अब ये देखिएगा, जब हमने इसको खींचा तो इसके अंदर स्ट्रेस पैदा हुआ, तो इसका स्ट्रेस कितना हुआ, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन कितना हुआ, डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसका y क्या होगा, एफ अपॉन ए अपॉन डेल एल अपॉन एल। तो यहां से वैल्यू ऊपर जाएगी एफ एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ डेल्टा एल। राइट। अच्छा, जो डेल्टा एक्स है हमारा, वही डेल्टा एल के बराबर होगा एक मॉलिक्यूल के लिए। तो हम कह सकते हैं y इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, चूंकि डेल्टा एल इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज डेल्टा एक्स। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो y बराबर एफ अपॉन डेल्टा एक्स अलग कर दिया मैंने, और एल अपॉन ए अलग कर दिया। सो व्हाट इज एफ अपॉन एक्स का वैल्यू, के। इसको आप बोल सकते हैं के टाइम्स एल अपॉन ए। तो यहां से के का वैल्यू कितना हुआ, वाई ए अपॉन एल। तो ये कहलाता है इसका फोर्स कांस्टेंट ऑफ वाई। तो जिस तरह से एक स्प्रिंग के अंदर टेंडेंसी होती है वापस आने की, वैसे ही एक वायर में भी होती है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। बताइए इसका यूनिट क्या होना चाहिए,
ठीक है यूनिट, वहां से बताओ स्टार्टिंग से। न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन क्या होगी इसकी? m l t - 2 डिवाइडेड बाय l, सो दिस इज m t - 2। ठीक है, चलो। ओके, देखिए इसके बाद बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आपने किसी वायर को अगर स्ट्रेच किया तो जो वर्क हमने किया वो क्या बन जाएगा, इसकी एनर्जी कन्वर्जन।
भाई लिखिएगा इसमें थोड़ा सा पहले। When a wire is stretched, when a wire is stretched, when a wire is stretched by some force, when a wire is stretched by some force, then the work done, when a wire is stretched by some force, then the work done, then the work done is stored, then the work done is stored in the wire as potential energy, as potential energy of the wire. देखो भाई, ये कोई वायर है सपोज, और इसकी लंबाई है एल। मैंने इस पर एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है, और इसकी लंबाई थोड़ी सी चेंज हो गई। इसकी लंबाई हो गई सपोज स्मॉल एल, चेंज हो गई। ठीक है, इतनी वायर इसकी हमने चेंज कर दिया फोर्स लगा के एफ। अब सबसे पहले देखिएगा, इसके लिए हमने लिखा था y बराबर होता था एफ अपॉन ए अपॉन एल अपॉन एल, विच इज एफ एल अपॉन ए टाइम्स ऑफ एल। दिस इज y। फोर्स कितना हुआ यहां से, y a l अपॉन एल। भाई बातें मत करो। अगर हम ये मान के चलते कि भाई हमने इसको थोड़ा सा खींचा था, सपोज कितना, स्मॉल y डिस्टेंस तक खींचा था, और ये वाला जो बीच में इसका डिस्टेंस आया था वो dy था सपोज, ठीक है। अगर हमने इसको y डिस्टेंस खींचने के बाद dy और खींचा, तो देखिएगा फोर्स इन स्ट्रेचिंग, force in stretching the wire through a small distance y, small distance y, तो वो कितना हुआ, F बराबर y a y अपॉन l, ठीक है। अब वर्क कितना होगा इसको dy खींचने में, सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, work done in stretching the wire by a small distance dy, small distance dy। देखिए वो वर्क कितना हुआ, सो dw इक्वल्स टू f डॉट dy। तो f कितना आया था हमारे पास, y a y अपॉन l dy। देखिए यहाँ पे जो कैपिटल Y है ना वो कांस्टेंट है, जिसको हमने कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी बोला हुआ है। अब देखिएगा W का वैल्यू निकालना है हमें, कहां से, मुझे वायर को यहां से यहां तक स्ट्रेच करना है, यानी 0 से कहां तक, L तक। सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, work done in stretching the wire from y equals to 0 to y equals to L. So that will be W equals the integration from 0 to L dW, or it is 0 to L dW का integration is what, y a y upon L times of dy। अब y a upon L is a constant, y a upon L और y का इंटीग्रेशन कितना हुआ, y स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम 0 टू L, एंड दिस इज व्हाट, y a अपॉन L, L स्क्वायर अपॉन 2, राइट।
अब यहाँ पे ना इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 y a एल स्क्वायर अपॉन, ये जो एल है ना इसको एल स्क्वायर कर लीजिए, इंटू एल स्क्वायर कर लीजिए, इंटू एल कर लीजिए। ठीक है, अब ये एल अपॉन एल क्या बना, स्ट्रेन। सो 1/2 इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो ये एनर्जी का या वर्क का एक फॉर्मूला आ गया, ये वाला। ठीक है, एक और फॉर्मूला हो सकता है, वाई को हम क्या जानते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पे रख दूं तो क्या होगा, देखिए W बराबर 1/2 y। तो y की जगह तो मैं लिख देता हूं क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो W इक्वल्स 1/2 टाइम्स स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, एक स्ट्रेन कट जाएगा। सो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, एक फॉर्मूला ये बन गया अपने पास। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू रखना चाहें तो वो क्या आएगी, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये भी हो सकता है, W इक्वल्स 1/2 टाइम्स, मैं यहां पे रखा हूं वैल्यू। सो स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन वाई, तो ये आ जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वॉल्यूम। ये भी एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन और बनेगा, वो देखिएगा, W बराबर 1/2 इंटू, अब ये जो फॉर्मूला है हमारा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, इसको इन टर्म्स ऑफ फोर्स और इलोंगेशन अगर लिखना चाहे ना, तो ये बन जाता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय इलोंगेशन। ये भी एक फॉर्मूला है, यानी कि फोर्स जो होता है कितना होता है, के एक्स, और जो इलोंगेशन है वो क्या है, सपोज एक्स, या हाफ के एक्स स्क्वायर जो होता है ना, तो सेम फॉर्मूला होगा। चलिए नोट कीजिए।
देखिए इसके बाद बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, देखो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं यू बराबर कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। जैसे हमने अभी एक रिलेशन लिखा था यहाँ पे, हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई हमारे पास 1/2 टाइम्स वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अच्छा, दूसरा एक और हो सकता है, U इक्वल्स, एक रिलेशन हमारे पास आया था 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई, स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। और तीसरा रिलेशन U इक्वल्स हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है भाई, तो ये तीनों में से जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक वायर है कोई, सपोज, और इस वायर की लंबाई है सपोज 1 मीटर, और इससे हमने क्या किया, एक ब्लॉक बांध दिया। इसका मास है सपोज 5 kg। ठीक है, और इसको जब भार को लटकाया गया तो इसकी लंबाई में कुछ चेंज हुआ। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई में चेंज हुआ है स्मॉल एल। अगर ये भार इसको कुछ लेंथ तक खिसका देता है, सपोज 2 सेंटीमीटर तक, तो क्वेश्चन इज फाइंड यंग्स मॉडुलस वाई। आपको इसका वाई निकालना है, जबकि इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ वायर, दिस इज गिवन एज 2 mm। चलिए ट्राई कीजिए सवाल, सारी डायमेंशंस पहले ना सेम यूनिट्स में कर देना।
क्या फॉर्मूला था y का बताओ पहले तो। एफ अपॉन ए अपॉन एल, या इसको लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए एल। और एफ क्या है हमारे पास, एम जी एल अपॉन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर भी नहीं है, तो एम जी एल अपॉन पाई, इसको लिख लो डी बाई टू का स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। ये हो जाएगा 4 mgl अपॉन पाई डी स्क्वायर एल। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, इसमें पुट करिए और आंसर निकालिए। डी यहाँ पे 2 mm है, तो इसको लिखेंगे 2 × 10⁻³ हाँ, ये है एल कितना, 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻²। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फिर। 1/, आंसर। कर लोगे भी आगे तो, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा वो लिखा नहीं है अभी, लिख लो सर। चाची एक मिनट।
हो गया भाई। चलिए देख, थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो आप इमेजिन करो, जनरली हम जानते हैं जब किसी रॉड को गर्म करते हैं आप, तो उसकी लंबाई बढ़ने लगती है ना, हल्की सी एक्सपैंड होने लगती है। तो जब वो एक्सपेंशन होता है उसके अंदर, अगर हम उसके एक्सपेंशन को रोकना चाहते हैं, मैंने दो ऐसे रिजिड सपोर्ट लगाई और इसे गर्म किया, हम इसको आगे मूव करना नहीं चाह रहे, तो क्या होगा? एक स्ट्रेस लगेगा इस वायर की वजह से, इस रॉड की वजह से, उस दीवार पर जिससे हमने इसको बाउंड कर रखा है। तो वो जो स्ट्रेस लगेगा वही कहलाता है थर्मल स्ट्रेस, और उससे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी दैट इज थर्मल स्ट्रेन। लिखिएगा, एक इसमें हेडिंग लिख लीजिए, पहले वो लिख लीजिए इसका डेफिनेशन। व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, when solids are heated, when solids are heated, they expand. When solids are heated, comma, they expand. And and when when they are cooled, and when they are cooled, they are cooled, they contract, they contract. So to prevent the expansion, so to prevent the expansion or contraction, so to prevent the expansion and contraction in solids, to prevent expansion and contraction in solids, rigid supports are applied. Rigid support is applied. Rigid, ठोस. Rigid support is applied on either side, on either side of this solid. Solid. हाँ बिल्कुल, लिखिए the stress so produced, the stress so produced is called thermal stress. The stress so produced is called thermal stress, and the corresponding strain, and the corresponding strain is called thermal strain, and the corresponding strain is called thermal strain. देखो भाई, ये कोई वायर है या कोई रॉड है जो हमने दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फंसा रखी है इसको। तो जब आप इसको हीट अप करेंगे ना, आपने इसको गर्म किया, ठीक है, तो क्या होगा? ये एक्सपैंड करना चाहेगा, तो हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन।
तो हम जानते हैं सबसे पहले एक कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये होता है अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एल यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, और एल क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, y बराबर होता था एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल बराबर एफ अपॉन ए, तो यहां से f का वैल्यू कितना आया, y a इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। व्हाट इज डेल्टा ए y एल अपॉन एल का वैल्यू, यहां से अगर वैल्यू निकालना चाहे तो कितना आएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो एक फॉर्मूला बना f बराबर y a अल्फा डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट, ठीक है। अगर हम किसी रॉड को किन्हीं दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ऐसे रख दें और उसके बाद उसको गर्म करें, तो वो दीवारों पर कितना फोर्स लगाएगी, वो ये वाई ए अल्फा इंटू डेल्टा टी। चलिए ना। सर जी उसकी वो मैं सर वो जो शेप है जूते हाँ, बिगड़ से कोई मतलब नहीं है। वो तो तब है जब फोर्स बहुत बढ़ जाए, स्टार्टिंग में जब छोटा फोर्स है तो ऐसा नहीं। तो भाई कोई प्रॉब्लम इसमें, देखो चैप्टर का ये वाला पार्ट पूरा हो गया है ना, सॉलिड्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है हमारा फ्लूइड्स को लेकर, ठीक है।
तो फ्लूइड्स के अंदर पहले तो बताओ फ्लूइड होते क्या है, जो सर जी मूव कर सकते हैं। जो मूव कर सकते हैं, वोलेटाइल। नहीं, सारे लिक्विड फ्लूइड तो वोलेटाइल नहीं होते। ना सर जी, ये नहीं बात तो सर जी थोड़ा मौसम मूव करे। सर जी जैसे पानी, अच्छा चलो तेल, ठीक। शहद, जिन अच्छा जी, पानी बनाने के फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें बहने की प्रॉपर्टी है, विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। मूव करना फ्लो करना फर्क होता है। मूव करना तो सॉलिड को भी मूव करा दो आप, चला नहीं सकते उसको आप। मतलब बहना। फर्क होता है, बहना मतलब रिस रिस के जाना। तो हवा भी बहती है ना, और पानी भी बहता है, तो दोनों फ्लूइड कहलाएंगे। बस सर सब हाँ, तो भाई फ्लूइड्स के बारे में मतलब बेसिकली हम दो चीज को एक साथ पढ़ रहे हैं। एक तो एयर को यानी गैस को, और दूसरा हम लोग लिक्विड्स को। इनको हम अलग अलग ना पढ़ के एक साथ ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कुछ टॉपिक्स हैं जैसे प्रेशर। तो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आपने क्या देखा है, प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। क्या प्रेशर सिर्फ सॉलिड में लगाया जा सकता है, लिक्विड्स में और गैसेस में लगाया जा सकता है? हाँ सर जी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब प्रेशर तो तीनों के लिए डिफाइन हो सकता है। हाँ, जो प्रेशर लिक्विड के अंदर है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, और जो नॉर्मल प्रेशर है वो प्रेशर ही कहलाता है। अच्छा, प्रेशर के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, एटीएम, बार, कौन सा कहाँ यूज होता है बताइए। एक तो पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एक एटीएम है, ये एटीएम क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 760 और 1.01 इंटू 10 to the power 5 पास्कल, या जिसको हम बोलते हैं 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, या जो 760 टॉर भी कहलाता है। हाँ, ये 760 mm एक एटीएम के बराबर होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वहां पर एक थर्मोमीटर आप ले जाएं, तो उसमें जो पारा है वो 76 सेंटीमीटर तक चढ़ जाएगा, या 760 मिलीमीटर तक चढ़ जाएगा, है ना। ऐसे ही जब हम अपना बॉडी का ब्लड प्रेशर नापते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर भी ऐसे ही होता है। उसमें पारा कितना चढ़ता है, 120 क्या है ये, एमएम या सेंटीमीटर, एमएम। तो हमारा बॉडी का प्रेशर कितने एटीएम होगा बता सकते हो, 760 से डिवाइड करो 120 को, है ना, जो भी वैल्यू आ रही है। चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।